हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर में हम लोग पाठ्यक्रम चल रहा था हमारा। इससे पहले जो क्लास हुई थी वह पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका, ये टॉपिक था। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका यह टॉपिक था और आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। ठीक है, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हों, आपके यहाँ पाठ्यक्रम सब्जेक्ट है, टॉपिक है। ठीक है, यह सभी यूनिवर्सिटीज़ का कॉमन टॉपिक है पाठ्यक्रम। तो आज हम बात करेंगे पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ाया है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की भूमिका, ठीक है, यह हम पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आज का जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत क्या हैं, इनको जानते हैं। देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। कहा गया है कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र पाठ्यक्रम ही होता है। कौन होता है? पाठ्यक्रम। संपूर्ण, जस्ट मोमेंट प्लीज, ठीक, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया यानी कि जो भी टीचिंग प्रोसेस चलता है उसका केंद्र क्या है? उसका केंद्र होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ही उसका केंद्र क्यों है? ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, ऐसा है, अब वो पुराने जमाने वाली बातें गई, या वो पुराना जमाना चला गया जहां गुरु और शिष्य मौखिक पढ़ाई जहां हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ शिक्षक और शिक्षार्थी हुआ करते थे, पाठ्यक्रम नहीं होता था। ठीक है, लेकिन आज का आधार क्या है? अगर शिक्षक और शिक्षार्थी क्लास में बैठे हैं, पाठ्यक्रम नहीं है, कापी किताबें नहीं है, तो क्या करेंगे? तो वहां बैठ के क्या वो सत्यनारायण की कथा थोड़ो करेंगे? तो आज का मेन फोकस पाठ्यक्रम पे हो गया है, यानी कि आज का मेन फोकस सिलेबस पे है। आप भी अपना सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, किसी भी क्लास में एडमिशन लेने से पहले सिलेबस देखते हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है। तो आज का जो समय है वह पाठ्यक्रम पर डिपेंड, यानी कि आज के समय की जो पढ़ाई है वो शिक्षण प्रक्रिया पाठ्यक्रम पर डिपेंड हो गई है ना। तो इसलिए पूरा जो भी शिक्षण प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, उसका केंद्र पाठ्यक्रम बन गया है। ठीक है, विद्यालय के सभी शिक्षण कार्य एवं शैक्षिक आयोजन पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। विद्यालय में जितने भी शिक्षण कार्य होते हैं या जो भी शैक्षिक आयोजन, वो भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण बहुत सोच विचार कर अनुभवी विद्वानों के द्वारा किया जाना चाहिए। भाई, सब कुछ पाठ्यक्रम पर डिपेंड हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए वह एक्सपीरियंस होल्डर, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं इनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, देखिए, पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत। नंबर 1, छात्र केंद्रित सिद्धांत। दूसरा होता है विषय केंद्रित सिद्धांत। फिर आता है क्रिया केंद्रित सिद्धांत। उसके बाद आता है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। यह पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख सिद्धांत है। अगर पूछ लेता है तो आप लिख करके आएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे कम से कम शब्दों में लिखा गया है। छात्र केंद्रित सिद्धांत क्या होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड प्रिंसिपल। पाठ्यक्रम विकास का प्रमुख सिद्धांत छात्र केंद्रित सिद्धांत है। पाठ्यक्रम विकास का जो मेन सिद्धांत है वो है छात्र केंद्रित सिद्धांत है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोवैज्ञानिकों ने अपने शोध अध्ययनों से यह सिद्ध किया था कि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन्होंने ऐसा सिद्ध किया कि जो बालक होते हैं उनमें क्या है, सब में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। उनकी रुचियां और आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। बच्चों में उनकी रुचियां अलग होती हैं, उनकी आवश्यकताएं भी अलग अलग होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को प्रमुखता दी जाने लगी। इसीलिए क्या हुआ कि जो शिक्षण अधिगम प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो था, उसमें छात्र को क्या हुआ, प्रमुखता दी जाने लगी। क्यों छात्र को प्रमुखता दी जाने लगी? क्योंकि भाई सबकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बालकों की, अलग अलग हैं।
कोई बालक पढ़ने में बहुत अच्छा है, कोई कमज़ोर है, किसी का IQ लेवल 30-40 है, किसी का 80-90 है। तो ठीक है, बच्चे की रुचि अलग है, बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि बालक को प्रमुखता दी जाने लगी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बना दिया गया। छात्र केंद्रित का मतलब है छात्र के अकॉर्डिंग, छात्र की नीड्स, छात्र की इंटरेस्ट, उसका हर उस चीज़ उसको देखते हुए जो पाठ्यक्रम था वह छात्र के अकॉर्डिंग बनाया गया कि भाई सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, है ना, कुछ एकदम कतई प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, कुछ जड़ बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो पाठ्यक्रम था वो बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया। ओके, तो और ठीक है, छात्र केंद्रित बना दिया गया, जिससे पाठ्यक्रम विकास के लिए छात्र केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इसलिए छात्र केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। क्यों हुआ, यहाँ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए क्यों हुआ। क्योंकि जब यह देखा गया, मनोवैज्ञानिकों ने यह देखा कि प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग हैं, उनकी रुचियां, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम था वह बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया गया, बच्चों के अनुसार बनाया गया, जिससे बालक अपने शिक्षण प्रक्रिया को आसानी से प्राप्त कर सके। फिर है विषय केंद्रित सिद्धांत। सब्जेक्ट सेंटर्ड प्रिंसिपल क्या होता है? पाठ्यक्रम विकास का अन्य सिद्धांत विषय केंद्रित सिद्धांत है। पाठ्यक्रम विकास का जो दूसरा सिद्धांत है वह है विषय केंद्रित। कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रख करके उसका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास तथा सृजन किया जाता है। देखिए क्या पॉइंट है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या है कि जो पाठ्यक्रम विकास का जो अन्य सिद्धांत है विषय केंद्रित, इस सिद्धांत के अनुसार विषयों की विषय वस्तु को अलग अलग रख करके उसका ज्ञान कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर कक्षाओं के लिए उनके कक्षा स्तर के अनुरूप अलग अलग पाठ्यक्रमों का विकास और सृजन किया जाता है। यानी कि वही मतलब क्लास का लेवल देखते हुए अलग अलग तरीके से उनके हिसाब से, क्लास के हिसाब से क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है विषय के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट सेंटर्ड कहलाया। क्रिया केंद्रित क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम विकास करते समय विषय वस्तु के चयन में, किस विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट के चयन में उन क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है जो छात्रों या जो लर्नर्स हैं उनके लिए उपयोगी हो और प्रभावी जीवन के लिए लाभप्रद भी हो। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को अपनाया जाता है, ऐसी क्रियाओं को प्रमुखता दी जाती है जिससे जो बच्चे हैं उनके लिए वो उपयोगी हो और आने वाले समय में भी उनकी कहीं ना कहीं उनके काम आ सके। फोर्थ वन, समुदाय केंद्रित सिद्धांत। समुदाय केंद्रित सिद्धांत में क्या होता है? पाठ्यक्रम विकास सृजन का अन्य प्रमुख सिद्धांत समुदाय केंद्रित सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? पाठ्यक्रम विकास के समय विषय वस्तु के चयन में समुदाय के जीवन, संस्कृति, संसाधन, आवश्यकताओं और रुचियों आदि पर आधारित उन्हीं तथ्यों को ही प्रमुखता दी जानी चाहिए जो अधिगमकर्ताओं को समुदाय के भावी जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, जिनसे उन्हें अनुभव प्राप्त हो ताकि वे समुदाय में अपना उचित स्थान बना सकें। जो समुदाय केंद्रित सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार क्या है कि विषय वस्तु के चयन में समुदाय के जीवन, संस्कृति, संसाधन, आवश्यकताएं और रुचियां, इन पर आधारित उन्हीं तथ्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जो लर्नर्स को समुदाय के आने वाले समय के लिए उपयोगी सिद्ध हो और जिनसे उन्हें एक्सपीरियंस प्राप्त हो ताकि वे समुदाय में अपना उचित स्थान बना सकें। ठीक है, तो ये हमारे 4 सिद्धांत थे जो कि हमने आसानी से इसको समझ लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है हमारे पास केंद्रीयकृत vs
विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पाठ्यक्रम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। भाई जाहिर सी बात है, पहले ही बताया है, क्योंकि पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न होती है, वरना तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिना पाठ्यक्रम का अधूरा रह जाता है, अगर उसमें से कोई एक भी गायब हो जाए तो, है ना। पाठ्यक्रम ही शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच की कड़ी है ना। कौन? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है वह शिक्षक और अधिगमकर्ता के बीच की क्या है? कड़ी है ना। इससे शिक्षक को यह ज्ञात रहता है कि उसे क्या पढ़ाना है। भाई हमारे पास पाठ्यक्रम होता है ना, इससे पहले वाली जो क्लास मैंने कल बताई थी, जिसमें मैंने बताया था 5 टिप्स दिए थे मैंने, उसमें मैंने बताया था कि क्या है, इससे हमको ये पता रहता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है ना, क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। और अधिगमकर्ता को भी पता रहता है कि उसे क्या सीखना है अथवा क्या पढ़ना है, क्योंकि आपके पास भी सिलेबस होना चाहिए। उसमें क्या होता है, आपको पता होता है कई ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, आपके सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक एवं अधिगमकर्ता दोनों ही अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। अगर पाठ्यक्रम नहीं है तो ना तो अध्यापक अच्छे से बच्चों को सिखा पाएगा, ना ही बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि जो जरूरत की चीजें होगी वो तो सीख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि वह असफल हो सकता है। इसलिए उत्तम पाठ्यक्रम की रचना पर विशेष बल दिया जाता है, ताकि जो पाठ्यक्रम की रचना हो वह उचित और विशेष हो, और बड़ी सावधानी से पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और उनकी क्या जरूरतें हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम रचना के 2 रूप प्रचलन में चल रहे हैं। नंबर 1 तो है केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम, दूसरा है विकेंद्रीयकृत पाठ्यक्रम, सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम, डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। पढ़ लेते हैं आगे। केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम देखिए, सेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। देश में संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सम्मिलित दायित्व बन गई है। देश में संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें होने के कारण कौन? शिक्षा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सम्मिलित दायित्व बन गई है। केंद्र सरकार पाठ्यक्रम निर्माण के लिए नीति निर्धारण में विशेष भूमिका का निर्वहन करती है। कौन? केंद्र सरकार। और अपने अभिकरणों के माध्यम से दिशा निर्देश भी देती है, जिनका क्रियान्वयन, निष्पादन राज्य सरकारों को करना होता है। इस प्रकार राष्ट्रीय जो लक्ष्य होते हैं, आदर्श एवं दर्शन को समाहित करके राष्ट्रीय स्तर पर विषय वस्तु का चयन करके सृजित होने वाली पाठ्यक्रम केंद्रीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। देखिए, इस प्रकार जो राष्ट्रीय हमारे लक्ष्य होते हैं, जो आदर्श होते हैं, दर्शन को समाहित करके राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल लेवल पर विषय वस्तु का चयन करके सृजित होने वाला जो पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु को ध्यान में रखने वाला, उसे केंद्रीकृत पाठ्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा केंद्रीकृत पाठ्यक्रम हमने यहां से पढ़ लिया। अब इसकी डेफिनेशन है नागेल के अनुसार, केंद्रीकृत पाठ्यक्रम एक पाठ्यक्रम है जिसमें केंद्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार आधिपत्यपूर्ण, संभवतः एकमात्र नीति विषयक भूमिका में प्रवृत्त होती है, ऐसा नागेल कहते हैं। अब जो केंद्रीकृत पाठ्यक्रम है इसके कुछ गुण हैं, इनको पढ़ लेते हैं। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम में देश के सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है। जो केंद्रीकृत पाठ्यक्रम होता है, देश के सभी छात्र जो होते हैं उनके लिए एक समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था रहती है, सेम सिलेबस सबके लिए होता है। अभिभावकों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर या अन्य कारणवश किसी अन्य राज्य के विद्यालय में प्रवेश लेने पर कोई समस्या नहीं होती। भाई आज आप मान लिया यूपी में है, कल आप एमपी में चले जाएं, उससे कोई दिक्कत ना हो आपको कि भाई जो सिलेबस वहां पढ़ रहा था बच्चा वही यहाँ पढ़ रहा है, मर्जी जहाँ ट्रांसफर हो गए, उससे क्या है आसानी रहती है।
केंद्रीकृत पाठ्यक्रम की विषय वस्तु लागू करने से पहले पाठ्यक्रम अनुसंधान एवं विकास अनुभाग द्वारा स्वीकृत आवश्यक है, उनकी स्वीकृति आवश्यक है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार मुद्रित पाठ्य पुस्तकें शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू होने से पहले जांची जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम क्या होता है। डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम पाठ्यक्रम का अन्य रूप विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम है। दूसरा रूप क्या है? विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम। यह केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के ठीक विपरीत होता है। यह केंद्रीकृत पाठ्यक्रम के ठीक उल्टा होता है, जो शिक्षा के प्रजातांत्रिकरण के लिए भी आवश्यक है। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम में स्थानीय विशिष्ट विषय वस्तु को विशेष स्थान दिया जाता है। इसके लिए राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, समुदाय और अभिभावक जो होते हैं उनको सम्मिलित करती है कि भाई जहाँ पे बालक रहता है या जो राज्य सरकार है वो अपने यहाँ के हिसाब से देखती है कि यहाँ बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, बच्चों को क्या चाहिए जिससे बच्चे आगे फ्यूचर में बेहतर कर पाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें उनके हिसाब से पाठ्यक्रम को तैयार करती हैं ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहयोग करें। मतलब जो कुछ गार्जियन होते हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है ताकि वो वहाँ की ज़रूरतों को बता सके कि यहाँ बालक किस सब्जेक्ट को लेकर के, किस विषय वस्तु को लेकर के आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम सभी आवश्यक शिक्षा क्षेत्रों के कार्यों को लागू करता है। कोई भी शिक्षा का क्षेत्र हो वहाँ पाठ्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें नियोजन और योजना को लागू करना, बजट और वित्तीय प्रबंध, व्यक्तिक प्रबंध और आधारिक संरचना में खरीद को सम्मिलित करने के प्रावधान भी सम्मिलित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकृत पाठ्यक्रम के कुछ गुण हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड कैरिकुलम। यह पाठ्यक्रम समुदाय के दर्शन एवं परंपराओं से प्रभावित होता है। ये जो पाठ्यक्रम है यह समुदाय के दर्शन और परंपराओं से प्रभावित होता है। यह पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है। यह पाठ्यक्रम स्थानीय जो आवश्यकताएं होती हैं, जहाँ भी बालक रहता है, विलेजर्स एरिया होती है, उनको भी ध्यान में रख करके किया जाता है, जिससे गांव में रहने वाले बच्चे भी अपने फ्यूचर को ठीक से जीवन यापन कर सकें। यह पाठ्यक्रम समुदाय के सदस्यों एवं शिक्षकों के लिए सृजनात्मक और नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण को सृजन करता है। छात्र वही अध्ययन करते हैं जो उनके और समाज के लिए सार्थक हो, जिसमें वे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना सरल होता है क्योंकि इसमें जहाँ की सरकार है, राज्य सरकार है, वह अपने स्थानीय लोगों की सलाह लेती है, उनके गार्जियन को बुलाती है और उनके हिसाब से सिलेबस को तैयार करवाती है। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और तो सबसे पहले तो ये बात कि हमारा जो दूसरा चैनल है आप वहाँ भी हमें फॉलो करने का कष्ट करें। और दूसरी बात है कि इससे पहले जो क्लास हुई थी पाठ्यक्रम की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिए।